हेलो एवरीवन। 24 अप्रैल 1973 को इंडियन लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसीजन आता है। उस वक्त पावर में होती है कांग्रेस गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर होती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, और उनके पास सफिशिएंट मेजॉरिटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो इस तरह से इंडियन जुडिशरी में और इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्शन रिस्पॉन्स रिजॉइंडर गेम स्टार्ट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियनशिप किसके पास है। जैसे कि कोर्ट को जजमेंट देता है, अगर गवर्नमेंट को अच्छी लगी तो ठीक, और अगर गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगती तो गवर्नमेंट उसको नलिफाई करने के मेथड्स ढूंढना शुरू कर देती है। और ये जो गेम है, ये जो फाइट है कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियनशिप की, ये इस लेवल पर पहुंच जाती है कि कोर्ट को 13 जजेस का एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। इससे ये अब तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस का बेंच है सुप्रीम कोर्ट में। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट में इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। वो केस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपको बताऊंगी किसी और लेक्चर में, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो क्या होता है, 13 जजेस का एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है और इशू होता है गवर्नमेंट की अमेंडिंग पावर के ऊपर कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किस हद तक अमेंड कर सकती है। और इस केस में गवर्नमेंट हार जाती है। डिसीजन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से गवर्नमेंट की अमेंडिंग पावर पर लिमिट लग जाती है। तो गवर्नमेंट को बहुत ही गुस्सा आता है, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लीज्ड हो जाती है। तो आगे के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का एक 3 फोल्ड रिस्पॉन्स रहता है। फर्स्ट, जिन जजेस ने केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया, उनको पनिश करना। जैसे कि 4 फीचर ऑफ द ऑफिसेज ऑफ जस्टिस शेलत, ग्रोवर एंड हेज, इनके ऑफिस को गवर्नमेंट फोरफीट कर लेती है इस केस की जजमेंट आने के बाद। सेकंड इज टू ओवरटर्न, इज टू रिवर्स द डिसीजन इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। जो स्टेट ऑफ केरला जो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में जो डिसीजन आया होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो गया होता है, उसको किसी तरीके से रिवर्स करना। ये उन्होंने कोशिश भी की थी इमरजेंसी के टाइम पर। इमरजेंसी के टाइम पर 13 जजेस का एक बेंच फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए, बट अल्टीमेटली कुछ हो नहीं पाया था उसका। एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन रिवर्सल। कॉन्स्टिट्यूशन रिवर्सल भी ट्राई किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इमरजेंसी के टाइम पर, जब 42nd अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें इतने ढेर सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे कि वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही था। मतलब उन्होंने एक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो की थी वो की थी आर्टिकल 368 के अंदर चेंजेस करना। आर्टिकल 368 वो आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को अमेंडिंग पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर देता है। उसमें 2 नए क्लॉज ऐड किए थे, वो क्लॉजेस मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। That no amendment of the constitution, regardless of when it was enacted, would be called in question in any court on any ground। कि जो भी अमेंडमेंट गवर्नमेंट करती है उसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब सिंपली जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया इसमें। एंड द सेकंड क्लॉज दे एडेड इज दैट देयर वुड बी नो लिमिटेशन वट एवर ऑन पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना मर्जी अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अब क्या होता है, 1977 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फिर से इलेक्शन कॉल करती हैं एंड फेमसली लॉस्ट भी कर देती हैं। इस 1977 के इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हार गई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई थी ऑब्वियसली। तो अब क्या था कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आ जाती है और जनता पार्टी की गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो डैमेजेस कॉन्स्टिट्यूशन को किए गए हैं उसे हम किसी तरीके से ठीक कर दें। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट कुछ चेंजेस प्रपोज करती है, कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि क्या क्या था। फर्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सेकंड इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड द थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में काउंट की जाए, बेसिक पार्ट्स में काउंट की जाए। तो अब इस टाइम ऑब्वियसली जब जनता पार्टी पावर में थी तो ऑपोजिशन में कांग्रेस थी, और कांग्रेस के पास बहुत मेजोरिटी थी, तो ये अमेंडमेंट्स उन्होंने होने नहीं दी। कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। 2/3 मेजोरिटी मिल नहीं पाई और अमेंडमेंट्स जो थी वो ड्रॉप कर दी गई। अब आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन के साइड पर के पास में एक टेक्सटाइल मिल थी। टेक्सटाइल मिल का नाम था मिनर्वा मिल्स। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ उसके बारे में। मिनर्वा मिल्स में नंदन नीलेकानी के फादर भी काम करते थे। अगर आप नहीं जानते नंदन नीलेकानी को, तो नंदन नीलेकानी वॉज द
CEO ऑफ इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। चलिए, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो क्या होता है कि जो मिनरवा मिल्स होती है उसको गवर्नमेंट नेशनलाइज करने की कोशिश करती है, और रीजन देती है मिसमैनेजमेंट, कि ये जो मिल है इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जा रहा, ये गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसको अच्छे से मैनेज करेगी, इसको एफिशिएंटली वर्क करवाएगी, तो इसको नेशनलाइज कर दिया जाए। अब जो मिल के फॉर्मर ओनर्स होते हैं, पहले वाले ओनर्स होते हैं, वो आ जाते हैं फटाफट इसकी नेशनलाइजेशन को चैलेंज करने के लिए, कि ऐसे कैसे आप हमारी प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को चैलेंज नेशनलाइज कर सकते हैं। तो उस वक्त एक पर्सन होते हैं नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला को लाइक जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने यूएस एम्बेसडर बनाकर अपॉइंट करके यूएस भेजा होता है। नंदन निलेखानी वो पर्सन है जो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में गवर्नमेंट के ऑपोजिट अपीयर होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब ही इज़ रिगार्डेड एज अ सेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले केसेस को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए जाने जाते थे उस टाइम पे। तो ये केस जो होता है सुर्खियों में आ जाता है, और नंदन इनके नानी पालकीवाला तक केस की बात पहुंचती है, वो इसके बारे में पढ़ते हैं, और वो यूएस से इंडिया वापस आ जाते हैं सिर्फ केस के लिए। अपनी प्रैक्टिस रिज्यूम करते हैं, केस को लेते हैं, और सोचते हैं कि जो जनता पार्टी पॉलिटिकली नहीं कर पाई उसे शायद मैं जुडिशियली कर दूं, कि 368 में जो गलत अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो अनडिजायरेबल अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको वो किसी तरीके से रिवर्स कर सके, चेंज कर सके। इस बीच में क्या होता है, जनता पार्टी ने राइट टू प्रॉपर्टी को ले लिया होता है। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से डिलीट किया जा चुका होता है इस बीच में, इस केस से पहले। तो क्या होता है कि नंदन निलेखानी तो क्या होता है कि नानी पालकीवाला वापस आ चुके होते हैं और केस को ले चुके होते हैं। अब जो इश्यू होता है बेसिकली वो होता है गवर्नमेंट की नेशनलाइजेशन पावर के बारे में और राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि उससे मिनरवा मिल्स जबरदस्ती नेशनलाइज की जा रही होती है उनके ओनर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो नानी पालकीवाला सोचते हैं कि इंस्टेड कि मैं डायरेक्टली राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, मैं ऐसा करता हूं कि इस केस को एज अ व्हीकल यूज करता हूं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट्स की गई थी, अगर उसको भी कुछ फायदा मिल पाए तो मतलब वो कोशिश करते हैं कि उनको रिवर्स कर दिया जाए। तो अब इशू क्या फ्रेम होता है, इशू ये फ्रेम होता है क्या आर्टिकल 368 में जो 2 क्लॉजेस डाले गए क्या वो वैलिड थे। अगर वो वैलिड नहीं थे तो राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन हो जाती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू उसमें कैंसिल कर दिया गया होता है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन हो जाती है। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने नानी पालकीवाला ने, मिस्टर पालकीवाला ने जो आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम की वो आर्ग्यूमेंट्स थी, 3 आर्ग्यूमेंट्स थी, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। पहली आर्ग्यूमेंट ये थी कि जो 368 में पावर दी गई है पार्लियामेंट को वो ऑलरेडी एक छोटी पावर है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन ही पार्लियामेंट को ही पावर दे रहा है। तो क्या इस लिमिटेड पावर को यूज करके अनलिमिटेड पावर ली जा सकती है? पार्लियामेंट लिमिटेड पावर को यूज करके क्या अनलिमिटेड पावर एक्वायर कर सकता है? तो इस तरीके से क्या होगा कि जो एक पार्लियामेंट का ही एक क्रिएचर है, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो क्रिएचर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट को क्रिएट किया था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रिएचर जो है, एक क्रिएशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर बन जाता है। तो ये चीज गलत हो जाएगी। दूसरी आर्ग्यूमेंट उनकी ये थी कि 368 जो है वो ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, तो इसलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अगर हम केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट पे रिलाई करें तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने पेश की थी वो आर्ग्यूमेंट थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, और अगर आप अमेंडमेंट करके उस पावर को कोर्ट से छीन लोगे तो जो गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो लेजिस्लेचर का है और जुडिशरी का है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे के लिए एक चीज और इसमें चैलेंज की जाती है, आर्टिकल 31C को। आर्टिकल 31C को इमरजेंसी एरा में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। आर्टिकल 31C क्या रीड करता है मैं आपको बताती हूँ। Laws that gave effect to DSD, no law that gave effect to one or more directive principles of the state policy could be struck down by court on basis that it violated right to freedom of speech or equality.
तो जो आर्टिकल 31C है, ये दो फ्रीडम्स को इन्फ्रिंज होने से मतलब कि अगर आपने दो फ्रीडम्स को इन्फ्रिंज कर दिया तो ये उससे प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, उसमें थी राइट टू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी एंड राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 एंड 14 बेसिकली, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इन दोनों को वो क्या करता था, अगर इनको इन्फ्रिंज कर दिया गया तो इससे बचा रहा था। तो इस पे नानी पालकी वाला ये बोलते हैं कि और हाँ एक चीज और, मतलब उनसे जो भी कोई लॉ डीएसडीपी को इफेक्ट दे रही है, ठीक है, उसको आप मतलब उसको आप सुपीरियर मानेंगे फंडामेंटल राइट से, इन दोनों फंडामेंटल राइट से। तो नानी पालकी वाले ये कहते हैं कि अगर आप ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बेकार है, क्योंकि हर एक लॉ डीएसडीपी इफेक्ट देता है, हर एक लॉ को डीएसडीपी इफेक्ट देता है एक तरीके से या किसी और तरीके से। मतलब कुछ लॉज को डीएसडीपी डायरेक्टली इफेक्ट देता है, इफेक्ट नहीं दे पाता, वो इनडायरेक्टली इफेक्ट देता है, बट अल्टीमेटली हर एक लॉ को डीएसडीपी इफेक्ट करता है, तो ये उससे बचाता है। तो इसकी आर्ग्यू और जो मतलब इसके बारे में जो उन्होंने जिस तरह से आर्ग्यू किया वो एक बड़ा प्रैग्मेटिक सा ढंग था, बड़ा प्रैग्मेटिक लाइक प्रैक्टिकल सा एक तरीका था उनका इसके बारे में आर्ग्यू करने का। उन्होंने कहा कि ये जो है ये एक जो आर्टिकल 31C जो डाला गया है ये एक एग्जाम्पल है एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का। अथॉरिटेरियन का मतलब बताती हूँ कि मतलब लाइक डिक्टेटरशिप की, मतलब आप अथॉरिटी में हो और आप भी आपकी सुनी जाए सिर्फ और किसी और की नहीं सुनी जाए, मतलब एक पर्टिकुलर माइंड सबको कंट्रोल करने लगे, ये होता है अथॉरिटेरियन का मतलब। तो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। अब उन्होंने क्या कहा आगे कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं। इसको उन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में डिफरेंस ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है और डीएसडीपी को आगे इफेक्ट दिया जाता है, उन्हें आगे चलाया जाता है। लेकिन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में सिर्फ डीएसडीपी का ही ध्यान रखा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का ही ध्यान रखा जाता है, और फंडामेंटल राइट्स को एक जूनियर पोजीशन दे दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मतलब आप डीएसडीपी के तो पीछे पड़े हुए हैं, डीएसडीपी को आगे चलाए जा रहे हैं, उसको इफेक्ट दिए जा रहे हैं, बट एक फंडामेंटल राइट से कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही, उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब इस बीच में क्या होता है कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट गिर जाती है और एक दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है जो कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, नाम बताती हूँ मैं, उस चरण सिंह गवर्नमेंट आती है। चरण सिंह गवर्नमेंट आती है उस पर्टिकुलर टाइम को संभालने के लिए, मतलब सरकार गिर गई और बीच में जो एक सरकार आती है वो चरण सिंह गवर्नमेंट होती है, एज अ पीएम चरण सिंह लीड कर रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट की साइड से अपीयर होते हैं LN सिन्हा, अटॉर्नी जनरल होते हैं, और उनके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KK वेणुगोपाल। तो जो सिन्हा होते हैं वो उस टाइम के स्टार वॉट होते हैं, मतलब जो यंग लॉयर्स होते हैं उनको वर्शिप करते होते हैं, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और जो वेणुगोपाल होते हैं, वेणुगोपाल को आप जानते हैं 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था, ये वही पर्सन है, बट उस टाइम ये यंग होते हैं, राइजिंग होते हैं, तो ये भी होते हैं। अब सिन्हा अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। सिन्हा सबसे पहले तो कोशिश करता है कोर्ट को परसुएड करने की कि जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए हैं ये केस से कहीं ताल्लुक नहीं रखते, हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं और पालकी वाला आर्ग्यूमेंट्स कुछ दे रहे हैं, ये केस से कहीं रेलेवेंस नहीं रखते हैं। बट केस नहीं मानती, कोर्ट नहीं मानती। तो आगे वो क्या करते हैं, आगे वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 31C है ये कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा फर्म बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है, ना कि उसे कमज़ोर करता है। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, वेणुगोपाल चार्ट्स पुराने जजमेंट के सुप्रीम कोर्ट में चार्ट्स देते हैं कि 31C यहाँ पर एब्सेंट थी और ये केस में प्रॉब्लम हो गई, 31C एब्सेंट थी और यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। तो 31C की वजह से क्या क्या नुकसान हुए होते हैं पुराने जजमेंट्स में, वो वाली पुरानी जजमेंट्स, वो वाली पुरानी रूलिंग्स लाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चार्ट्स सबमिट करते हैं। तो अब आगे क्या होता है, 20 दिन हियरिंग चलती है, बहुत लंबी हियरिंग होती है। ऑब्वियसली केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर 68 डेज की हियरिंग चली थी, उसके हिसाब से बहुत छोटी है, बट अदरवाइज बहुत लंबी हियरिंग मानते हैं इसको भी। तो 20 डेज हियरिंग चलती है इस केस की लगातार, और फिर उसके बाद एक जजमेंट आ जाती है, बट जजमेंट जो होती है वो प्रोनाउंस नहीं की जाती,
फिर आगे 6 महीने तक प्रोनाउंस नहीं की जाती। उस टाइम तक इंदिरा गांधी वापस आ जाती हैं पावर में, दोबारा से इलेक्शंस हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वापस आ जाती हैं, तो जजमेंट प्रोनाउंस नहीं की गई होती। फिर वेकेशंस आ जाती हैं बीच में कोर्ट की। तो वेकेशन से पहले उस टाइम जस्टिस चंद्रचूड़ होते हैं, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी प्रोनाउंस नहीं करते, प्रोनाउंस हम कर देंगे हॉलीडेज के बाद, वेकेशन के बाद, बट अभी साइन कर लेते हैं, मतलब जजमेंट को रेडी कर देते हैं। तो सारे जजेस जजमेंट के ऊपर सिग्नेचर करते हैं एक्सेप्ट जस्टिस भगवती। वो कहते हैं कि अभी नहीं, अभी मैं एक थोड़ा सा और मतलब कर लूँ, और वेकेशन की बात करते हैं ना, उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद हो जाता है, एंड एज एक्सपेक्टेड वेकेशन के बाद 2 अलग अलग डिसीजंस आते हैं। एक डिसीजन आता है मेजोरिटी के साथ 4 जजेस का, और एक डिसीजन आता है अलग से जस्टिस भगवती का। तो एक्चुअल जो मेजोरिटी के साथ डिसीजन आता है वो आता है कि 368 में जो 2 अमेंडमेंट्स हैं वो और आर्टिकल 31C को स्टक डाउन कर दिया जाए। बट जस्टिस भगवती एग्री नहीं होते। वो ये तो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, पहली 3 पालकी वाला की पहली 3 आर्ग्यूमेंट से वो एग्री होते हैं कि आर्टिकल 368 में जो 2 क्लॉजेज ऐड किए गए, ठीक है, आप उन्हें स्टक डाउन कर सकते हैं। लेकिन 31C में वो एग्री नहीं होते। वो ये कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अगर हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी रख दें तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो एक एक्चुअल जो एक ग्रास रूट लेवल पर एक जो पर्सन है, कॉमन पर्सन है, एक लेमैन है, उसके लिए क्या मतलब है फंडामेंटल राइट्स का? उसके लिए फंडामेंटल राइट्स हो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस पे डिसएग्री हो जाते हैं, डिसीजन आ जाता है, डिसीजन मान लिया जाता है। ये भी गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है। फिर क्या होता है, आगे 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 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ में और जस्टिस भगवती में बनती नहीं होती अच्छे से। जस्टिस भगवती उनके अगेंस्ट बोलते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ उनके अगेंस्ट बोलते हैं। एक इंटरव्यू में जस्टिस भगवती ये कह देते हैं कि जजेस के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई, मतलब जो भी डिसीजन आया उसमें कोई बातचीत नहीं की गई। 4 जजेस ने अपना इंडिपेंडेंट अलग अलग फैसला लिया और उसको जोड़कर मेजोरिटी बन गई, और किसी ने, मतलब हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया जजमेंट से पहले, सारे के सारे पैनल ने बैठ के डिस्कस नहीं किया। पैनल में जो जजेस थे मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। चीफ जस्टिस होते हैं YV चंद्रचूड़, AC गुप्ता, NL उन्नतवालिया, PN भगवती एंड PS कालियासाम। ये जजेस के नाम थे। तो बेसिक हम 2 जजेस की बात करें, जस्टिस चंद्रचूड़ की एंड जस्टिस भगवती की। तो एक हाँ इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, उनके सब ने अपने अलग अलग प्राइवेट ओपिनियंस दे दिए और उसके बाद एक जजमेंट बन गई, उनकी मेजोरिटी में चली गई और मैं इससे अलग हो गया। चलिए डिसीजन आ जाता है, और इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, पार्लियामेंट में तो स्पेशली क्रिटिसाइज किया जाता है। कोई कहता है कि ठीक है, एक पूरे पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग बुला लो, तब बात करेंगे इसके बारे में, ये डिसीजन को क्या करना है इस डिसीजन का। कोई कहता है कि नहीं, हमें एडवाइजरी ओपिनियन ले लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि क्या करना चाहिए। कोई कहता है नहीं, इसके ऊपर एक मीडिया डिबेट बड़ी से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तो अलग अलग MPs अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। तो अलग अलग MPs अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया होता। और राज्यसभा में, मतलब हाउस में इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, जजमेंट को इतना ज़्यादा बोला जाता है कि उस वक्त जस्टिस हिदायतुल्ला रिटायर हो चुके होते हैं और एज अ वाइस चेयरमैन राज्यसभा को लीड कर रहे होते हैं। उनको बाद में वो चेयरमैन बन जाते हैं, बट उस टाइम वाइस चेयरमैन होते हैं। उनको बार बार ये बताने की जरूरत पड़ती है, रिमाइंड करवाते हैं आर्टिकल 211 के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के बारे में आप हाउस में डिस्कस नहीं कर सकते। तो चलिए चलता रहता है आगे। अब क्या होता है कि जो पार्लियामेंट, अभी मैंने आपको बताया कि वो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जस्टिस भगवती एक स्टेटमेंट दे देते हैं एक इंटरव्यू में। उस स्टेटमेंट को कांग्रेस गवर्नमेंट यूज कर लेती है। उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कांग्रेस गवर्नमेंट एक अपील डालती है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से कि जो उन्होंने ग्राउंड डाला होता है, जो बेस डाला होता है, उसके अंदर वो ये होता है कि जो ओपिनियन था वो एक मेजोरिटी का ओपिनियन नहीं था, मतलब वो एज अ होल एक कंप्लीट ओपिनियन नहीं था, क्योंकि उसमें जजेस ने आपस में डिस्कस नहीं किया था। अब ये जो आर्ग्यूमेंट थी एक बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट थी, बहुत ही वीक, कि लाइक सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, जो पैनल में बैठे हैं, वो डिस्कस करें केस के बारे में आपस में। ये डिजायरेबल तो है पर ये नेसेसरी नहीं है, उनकी मर्जी। अगर 4 के ओपिनियन मैच हो गए तो मतलब अल्टीमेटली वही डिसीजन आ गया ना, वो डिस्कस करें या नहीं करें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट होती है, और इससे जो नानी पालकी वाला होते हैं वो बहुत ज्यादा नाराज भी हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो बहुत गुस्से में तनतनाए हो जाते हैं और वो कहते हैं कि, मतलब जज को कहते हैं
जस्टिस चंद्रचूड़ को, वो कहते हैं कि अगर मिनर्वा मिल्स केस हार जाती और मिनर्वा मिल्स इस तरह के स्टूपिड एप्लीकेशन डालती तो क्या आप उसे एंटरटेन करते? तो जस्टिस चंद्रचूड़ इस पे हंसते हैं और कहते हैं कि एवरीबडी इज वेलकम हियर। अगर कल को कोई बंदा आता है, कोई पर्सन आता है और वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मेरा है, तो हम उसको भी उतने ही अच्छे से एग्जामिन करेंगे, उतने ही एफिशिएंटली, उतने ही कंसंट्रेशन से एग्जामिन करेंगे। तो वो उन्हें काम डाउन करते हैं कि चलिए काम डाउन हो जाइए। आगे सबको पता होता है इस केस में क्या होना है। आगे धीरे धीरे और हियरिंग इस एक मतलब एक अननोन डेट के लिए एडजर्न कर दी जाती है और ये जो केस है वो अल्टीमेटली नेचुरल डेथ मर जाता है। कुछ नहीं होता है इस केस में भी, वो बस वो एक दिन होता है जब सब लोग आए होते हैं कोर्ट में। तो अब ये अमेंडमेंट्स हो गई। जब मिनर्वा मिल्स वाले केस में डिसीजन आया था तो एक बहुत ही शेकी फुटिंग पे था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगी बातचीत। बट अल्टीमेटली ये केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के डिसीजन के लिए एज अ सेवियर काम करता है। और आज भी इस केस को ट्रिब्यूट देते हुए क्लॉजेज हैं हमारे, एक छोटा सा क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं आपको बताती हूँ क्या है। लिखा हुआ है, स्टार डाल के लिखा हुआ है, दिस सेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मिनर्वा मिल्स के डिसीजन को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल कॉपी में आज भी है और स्टार डाल के ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो डिसीजन आया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये डिसीजन आया था, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। उसमें उनको उनको रिपील नहीं किया गया था, स्टक ऑफ गलत बोल रही हूँ मैं, उनको रिपील नहीं किया गया था, उनको स्टक ऑफ किया था, सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था। इसलिए ये लाइन उसमें आज भी है। थैंक यू वेरी मच।